हाई स्कूल की बहनों के लिए नमस्कार। जो बहनें गृह विज्ञान हाई स्कूल जो है पेपर दे रही है उनके लिए 5 विस्तृत क्वेश्चन जो है थोड़ी देर की वीडियो में तैयार हो जाएंगे और इनमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 6 नंबर का है और जो है यह प्रश्न जो है 8, 9, 10 में आते हैं, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इन्हें आपको जो है 100 शब्दों में इनका उत्तर देना पड़ता है। मैं 5 प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूं, आपके 5 प्रश्न एकदम तैयार हो जाएंगे। अंत तक वीडियो में बने रहे। देखिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए गृह विज्ञान है, कक्षा 10 का 6 अंक का एक है और इनमें से 3 क्वेश्चन जो है करने पड़ते हैं। 18 आपके अंक जो है पक्के हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रोगी को तरल पदार्थ कब और क्यों दिया जाता है? किन्हीं 2 प्रकार के तरल आहार बनाने की विधियां लिखिए। उत्तर देखते हैं, अनेक दशाओं में जैसे तेज ज्वर, अतिसार, उल्टी, जी मिचलाना आदि में रोगी को तरल आहार, तरल मतलब पिघला हुआ, दिया जाता है क्योंकि वह इस समय भोजन चबाने में असमर्थ होता है अथवा चबाने से उसका जी मिचलाने लगता है। इन रोगों में ठोस भोजन पचाने में कठिन होता है, जबकि तरल भोजन शीघ्रता से पचकर काम आ जाता है। इन तरल आहारों में तरलता कितनी हो, यह बात रोगी की अवस्था पर निर्भर करती है। पूर्ण तरल आहार जैसे नींबू का पानी, मांस का पानी, जौ का पानी आदि हल्के आहार है। इससे भी अधिक ठोस आहारों को अर्ध तरल, आधा तरल आहार कहते हैं। उदाहरण के लिए साबूदाना, खिचड़ी, दलिया, आधा उबला हुआ अंडा, घुटी हुई सब्जी आदि। अब देखिए नंबर 1 खिचड़ी। यह एक अर्ध तरल हल्का भोजन है। इसमें काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और आवश्यक प्रोटीन के तत्व उपस्थित रहते हैं। अतः विभिन्न रोगों की स्थिति में रोगी को यह आहार दिया जा सकता है। इसे नमकीन बनाया जाता है अर्थात नमक डाला जाता है। सामान्यतः रोगी के लिए जो खिचड़ी बनानी या बनाई जाती है उसमें 2 भाग मूंग की दाल तथा 1 भाग चावल मिलाना होता है। दाल और चावल को पहले बीन कर अर्थात साफ करके पानी से धोया जाना चाहिए। फिर एक भगोने में इतना पानी लेकर रखना चाहिए जितनी खिचड़ी को तरल बनाना हो। पानी जब गर्म हो जाए तो इसमें धुली हुई दाल और चावल डाला जाएगा। आवश्यकता के अनुसार थोड़ा नमक भी डालना होगा। आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार हल्दी भी डाली जा सकती है। भली भांति पकाने के लिए इसमें धीमी आग पर रखना होता है। बीच बीच में इसे चम्मच से चलाते रहना चाहिए। जब दाल और चावल पककर एक हो जाए अर्थात वो मिल जाए, समझ लेना चाहिए कि खिचड़ी तैयार है। रोगी को खिचड़ी देते समय इच्छा अनुसार नींबू, काली मिर्च आदि इसमें डाल दी जाती है। देखिए नंबर 2 है साबूदाना। विभिन्न रोगों में पाचन शक्ति कमजोर होने पर साबूदानों का सेवन रोगी के लिए अत्यंत लाभप्रद होता है। इसे बनाने के लिए 1 बड़ी चम्मच साबूदाना लेकर इसे अच्छी प्रकार से साफ कर लें। अब एक भगोने में 250 मिलीलीटर पानी उबालें। पानी के उबलने पर उसमें साबूदाना डालें। थोड़ी देर पकने पर उसमें आवश्यकता अनुसार दूध व चीनी डाल दें। इसे रोगी की रुचि के अनुसार गरम अथवा हल्का गरम परोसें। यह मलेरिया, टाइफाइड के रोगी को दिया जाता है। पेचिश के रोगों को साबूदाना बिना चीनी व दूध डाल देना चाहिए। पारिवारिक बजट का क्या महत्व है? इससे परिवार को होने वाले लाभों का वर्णन भी कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान से देखना है इसको। देखिए उत्तर देखिए, पारिवारिक बजट का महत्व है लाभ। पारिवारिक बजट परिवार की आर्थिक दशा का वह विवरण है जिसकी सहायता से गृहिणी परिवार के आय व्यय के संतुलन को बनाए रख सकती है। पारिवारिक बजट से न केवल गृहिणियां ही लाभान्वित होती है बल्कि इससे अर्थशास्त्रियों, समाज सुधारकों तथा सरकार को भी लाभ होता है। देखिए पारिवारिक बजट के प्रमुख लाभ। देखिए पहला लाभ है गृहिणियों तथा परिवार को लाभ। पारिवारिक बजट से गृहिणियों को प्राप्त होने वाले लाभ का विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1, अनावश्यक व्यय के नियंत्रण में सहायक। पारिवारिक समृद्धि के लिए अनिवार्य है कि अनावश्यक पारिवारिक व्यय को नियंत्रित किया जाए। यदि सूझबूझ
पूर्वक पारिवारिक बजट तैयार करके उसके अनुसार ही व्यय किया जाता है तो अनावश्यक पारिवारिक व्यय स्वतः ही नियंत्रित हो जाता है। नंबर 2 देखेंगे, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने में सहायक। पारिवारिक बजट में पारिवारिक आय को ध्यान में रखकर ही व्यय का प्रावधान किया जाता है। इस व्यवस्था के कारण पारिवारिक आय तथा व्यय में परस्पर संतुलन बना रहता है तथा गृह अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से अर्थात ढंग से चलती रहती है। नंबर 3, मित्र व्ययता की आदत के विकास में सहायक। यदि गृहिणियां पूर्व बजट में निर्धारण के अनुसार ही व्यय करती हैं तो व्यय की सीमाओं का ध्यान रखना पड़ता है। इससे मित्र व्ययता की आदत विकसित हो जाती है। चौथा देखते हैं, चौथा नंबर, पारिवारिक ऋण से बचाने में सहायक। पारिवारिक बजट के बनाने तथा उसके पालन की दशा में गृहिणियों अपने व्यय को निर्धारित सीमा में ही रखती है। इससे गृह अर्थव्यवस्था के बिगड़ने तथा ऋणग्रस्तता के अवसर नहीं आते। नंबर 5 देखेंगे, पारिवारिक बचत में सहायक। कुशल गृहिणियां पारिवारिक बचत को आवश्यक मानती है। उत्तम पारिवारिक बजट में बचत का अनिवार्य रूप से प्रावधान होता है। नंबर 6, परिजनों की आवश्यकता पूर्ति में सहायक। गृहिणी का कर्तव्य है कि वह परिवार के सभी सदस्यों की मुख्य आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति का ध्यान रखे। पारिवारिक बजट गृहिणी के अपने इस कर्तव्य की पूर्ति में सहायक होता है। वास्तव में पारिवारिक बजट में परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा उनकी पूर्ति के लिए व्यय का प्रावधान रखा जाता है। नंबर 6, पारिवारिक बचत में सहायक। कुशल गृहिणियां पारिवारिक बचत को आवश्यक मानती हैं। उत्तम पारिवारिक बजट में बचत का अनिवार्य रूप से प्रावधान होता है। नंबर 7, रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहायक। पारिवारिक बजट बनाकर गृहिणियां अपने पारिवारिक व्यय को व्यवस्थित बना लेती है तथा उसके आधार पर सूझबूझपूर्वक आय को इस ढंग से व्यय करती हैं जिससे परिवार का रहन सहन का स्तर उन्नत बने। नंबर 8, पारिवारिक सुख शांति एवं समृद्धि में सहायक। सभी गृहिणियां चाहती हैं कि उनके परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि का वातावरण बने रहे। पारिवारिक बजट का निर्माण तथा उसका पालन इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है। इससे परिवार की अर्थव्यवस्था सुचारू बनी रहती है। इससे परिवार में सुख शांति में वृद्धि होती है। अब देखिए अर्थशास्त्रियों का लाभ। देश के अर्थशास्त्री भी पारिवारिक बजट से लाभान्वित होते हैं। अर्थशास्त्री भी पारिवारिक बजट के माध्यम से के अध्ययन से आधार पर ही विभिन्न वर्गों के परिवारों को अपने रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दे सकते हैं। देखिए समाज सुधारकों को लाभ। समाज सुधारकों का मुख्य कार्य है समाज में व्याप्त समस्याओं के समाधान ढूंढना। उदाहरण के लिए गरीबी, ऋणग्रस्तता आदि समस्याएं परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। समाज सुधारक इन समस्याओं को ढूंढकर उनका हल निकालते हैं। देखिए गृह शासन को लाभ। पारिवारिक बजट के अध्ययन से शासन को भी लाभ होता है। देश की आर्थिक दशा को समझने के लिए नागरिकों की समस्या जानकर योजना को लागू करने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रदूषण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना है आपको। देखिए उत्तर की ओर चलते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणा। पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणा एक नवीन अवधारणा है। यह वर्तमान विज्ञान, औद्योगिकरण और नगरीकरण की देन है। प्रदूषण शब्द अंग्रेजी भाषा के पॉल्यूट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पॉल्यूट का अर्थ होता है दूषित या खराब हो जाना। प्रदूषण शब्द भ्रष्ट या खराब होने का भी सूचक है। इस प्रकार प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ हुआ दूषित हो जाना। प्राकृतिक पर्यावरण हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। जब यह प्रदूषकों के कारण अपना उपयोगी गुण खोकर खराब हो जाता है तब उसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य स्वरूप या प्रकार है। नंबर 1 जल प्रदूषण, नंबर 2 वायु प्रदूषण, नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण। देखते हैं पहला जल प्रदूषण। जल में जैव रासायनिक पदार्थों तथा विषैले रसायन की मात्रा में वृद्धि होना ही जल प्रदूषण है। इसके अतिरिक्त जल में विभिन्न रोगों के रोगाणुओं का व्याप्त होना भी जल प्रदूषण ही कहलाता है। जल प्रदूषण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 दृश्य प्रदूषण, नंबर 2 अदृश्य प्रदूषण। जल प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारणों से होता है। नंबर 1 औद्योगिकरण। जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है चमड़े के कारखाने, चीनी एवं अल्कोहल के कारखाने आदि से नदियों के जल को प्रदूषित करते हैं।
नंबर 2, नगरीकरण भी जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। नंबर 3, समुद्रों में जहाजरानी एवं परमाणु अस्त्रों के परीक्षण से भी जल प्रदूषित होता है। नंबर 4, नदियों के प्रति भक्ति भाव होते हुए भी तमाम गंदगी जैसे अधजले शव और जानवरों के मृत शरीर डालने से नदियों का जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। जल प्रदूषण रोकने के उपाय। जल प्रदूषण को रोकने के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, नगरों के दूषित जल और मल को नदियों और झीलों के स्वच्छ जल में मिलने से रोका जाए। नंबर 2, कल कारखानों के दूषित और विषैले जल को नदियों में गिरने से रोका जाए। नंबर 3, सागरों के जल में आणविक परीक्षण न कराए जाए। नंबर 4, नदियों के तटों पर शव ठीक से जलाए जाए। नंबर 5, पशुओं के मृतक शरीर तथा मानव शवों को स्वच्छ जल में प्रवाहित न करने दिया जाए। नंबर 6, जल प्रदूषण रोकने के लिए नियम बनाए जाए। फिर अगला, वायु प्रदूषण। वायु में विजातीय तत्वों की उपस्थिति, चाहे गैसीय हो या पार्थक्य या दोनों का मिश्रण, जो कि मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक हो, वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, नगरीकरण, औद्योगिकरण एवं अनियंत्रित भवन निर्माण से वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। नंबर 2, परिवहन के साधनों से निकलता हुआ धुआं वायु प्रदूषण की सबसे बड़ा कारण है। नंबर 3, नगरीकरण एवं नगरों की बढ़ती गंदगी भी वायु को प्रदूषित कर रही है। नंबर 4, विभिन्न प्रदूषकों को भूमि पर फेंकने से वायु प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। वायु प्रदूषण को रोकने के निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, कल कारखानों से निकलने वाले धुएं के लिए ऊंची चिमनियां लगाई जाए। नंबर 2, परिवहन के साधनों पर धुआं रहित यंत्र लगाना चाहिए। नंबर 3, नगरों में हरित पट्टी के रूप में युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण करना चाहिए। नंबर 4, खुले मैदानों में मैला, कूड़ा, करकट तथा अवशिष्ट पदार्थ सड़ने के लिए नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 5, वायु प्रदूषण रोकने के लिए कठोर नियम बनाना चाहिए और दृढ़ता से उनका पालन भी करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण का एक रूप या पक्ष ध्वनि प्रदूषण भी है। कानों को बुरा लगने वाला कर्कश स्वर जो मानसिक तनाव का कारण बनता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, ध्वनि प्रदूषण परिवहन साधनों जैसे बस, ट्रकों, रेलों, वायुयान, स्कूटरों आदि की कर्कश ध्वनि से होता है। देखिए, विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों की ध्वनियाँ। नंबर 3 है वायुयान, सुपरसोनिक विमान आदि। ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय। नंबर 1, औद्योगिक शोर रोकने के लिए लाउड स्पीकरों पर कड़ा प्रतिबंध होना चाहिए। नंबर 2, कल कारखानों को औद्योगिक संस्थाओं को आवासीय क्षेत्र से दूर ले जाना चाहिए आदि। देखिए बहनों, ये आपके लिए सिलाई किट से आप क्या समझती है? जानती हो आप सिलाई किट? तो सिलाई किट के लिए आवश्यक मुख्य वस्तुओं की सूची बनाइए। पहले सिलाई किट क्या है, फिर उसकी सूची बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्तर की ओर चलते हैं। सफल पारिवारिक जीवन के लिए महिला को विभिन्न विषयों का समुचित ज्ञान होने के साथ साथ सिलाई संबंधी आवश्यक ज्ञान भी अनिवार्य है। मध्यम वर्गीय महिलाओं के लिए तो यह और भी आवश्यक है, क्योंकि इससे उन्हें सिलाई के पैसे बचने के कारण पर्याप्त आर्थिक लाभ हो सकता है। सिलाई कार्य अपने आप में एक व्यवस्थित कार्य यह काम है तथा इस कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों की आवश्यकता होती है। सिलाई संबंधी साधनों को निम्नलिखित 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर क, सिलाई किट। नंबर 2 है या ख है सिलाई के अन्य उपकरण। देखिए, पहले क को देखते हैं, सिलाई किट। सिलाई किट से तात्पर्य उस थैले अथवा डिब्बे से है जिसमें सिलाई से संबंधित छोटा मोटा आवश्यक सामान, यंत्र एवं उपकरण रखा जाता है। सिलाई किट में रखे जाने वाले मुख्य यंत्रों का सामान्य परिचय इस प्रकार से है। नंबर 1, कैंचियाँ। कपड़ा काटने के लिए छोटी व बड़ी कैंचियों की आवश्यकता पड़ती है। कैंची पर माह में एक बार तेल लगाने की आवश्यकता होती है। सुइयाँ। मशीन एवं हाथ से सिलाई करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुइयाँ प्रयोग में लाई जाती है, की जाती है। ये अनेक प्रकारों एवं आकार में उपलब्ध होती है। नंबर 3 है पिने। पीतल की बनी ये पिने वस्त्र की सिलाई एवं कटाई के लिए बहुत उपयोगी होती है। नंबर 4 है फिंगर कैप, अंगुस्तान। फिंगर कैप धातु अथवा प्लास्टिक का बना होता है। यह दाहिने हाथ की बीच की उंगली के आकार का होता है तथा हाथ से सिलाई करते समय सुई की चुभन से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर है नंबर 5, धागे। सफ़ेद एवं अन्य समान
सामान्य रंगों के धागे सिलाई किट में सदैव उपलब्ध रहने चाहिए। कपड़े के रंग से मिलते जुलते रंग के धागे का सिलाई में उपयोग किया जाता है। नंबर 6, इंच टेप नापने के लिए धातु अथवा कपड़े के बने इंच टेप अथवा मीट्रिक टेप प्रयोग में लाए जाते हैं। वस्त्र की कटाई एवं सिलाई करते समय शारीरिक माप अथवा कपड़े को मापने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। फिर है 7, मोम व मिल्टन चाक। कुछ मोटे कपड़े व जीन्स की सिलाई करते समय ये कपड़े कट जाते हैं, अतः इससे बचने के लिए सिलाई के स्थानों पर मोम लगाई जाती है। विभिन्न रंगों के आयताकार मिल्टन चाकों का उपयोग कपड़ों की कटाई करते समय विभिन्न नापों अथवा आकारों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। फिर 8 है कागज, रबर, पेंसिल। बनाए जाने वाले वस्त्रों का आकार अथवा खाका तैयार करने के लिए कागज व पेंसिल का उपयोग किया जाता है। रबर द्वारा आवश्यकता अनुसार पेंसिल के चिन्हों को मिटाया जा सकता है। फिर 6 है सिलाई के अन्य उपकरण। सिलाई कार्य के लिए कुछ ऐसे उपकरण भी आवश्यक होते हैं जिन्हें सिलाई किट में नहीं रखा जाता। इस वर्ग के मुख्य उपकरण इस प्रकार हैं। नंबर 1, सिलाई की मशीन। यह सिलाई का सबसे उपयोगी उपकरण है। ये प्राय 2 प्रकार की होती है, हाथ से चलाई जाने वाली तथा पैरों से चलाई जाने वाली मशीन को उपयोग में लाने के पश्चात इसकी सदैव सफाई करनी चाहिए तथा माह में कम से कम एक बार विभिन्न कलपुर्जों की जड़ में तेल लगाना चाहिए। नंबर 2, मिल्टन कपड़ा। यह एक विशेष प्रकार का ऊनी कपड़ा होता है। इसका प्रयोग कपड़ों की कटाई करते समय मेज पर बिछाने के लिए होता है। इसकी लंबाई व चौड़ाई मेज की लंबाई व चौड़ाई के अनुसार होनी चाहिए। मेज प्राय कपड़े को मेज पर फैला करके खड़े होकर काटा जाता है। सिलाई की मेज प्राय 1 मीटर चौड़ी व 1.5 मीटर लंबी होती है। फिर है गुणिया। यह एल आकार की धातु की बनी होती है तथा इस पर सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं। यह 16 गुना 30 सेंटीमीटर की होती है। इस मुख्य उपयोग विभिन्न आकार के कपड़े काटने के लिए किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन पकाते समय पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा का ध्यान आप कैसे रखेंगे, स्पष्ट कीजिए। देखिए भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य आदि मानव क्षुधा माने भूख की पूर्ति के लिए भोज्य पदार्थों को उनके प्राकृतिक रूप में ही उपयोग करता था। माने जैसे प्रकृति से मिलते थे वैसे ही खा लेता था। धीरे धीरे वह अग्नि का प्रयोग करके भोजन पकाने में करने लगा। आहार एवं पोषण विज्ञान के विकास एवं अध्ययन ने आधुनिक मानव को भोजन पकाने के महत्व, इसकी वैज्ञानिक विधियों की उपयोगिता की शिक्षा दी है। भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है। देखिए नंबर 1 है सुपाच्य बनाना। खाद्य सामग्री को पकाने से उसके जटिल अवयव टूटकर एक सीमा तक तरल अवयवों में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे भोजन नरम व चबाने योग्य तथा सुपाच्य हो जाता है, जल्दी पचने वाला। नंबर 2, स्वादिष्ट बनाना। पाक क्रिया का एक उल्लेखनीय उद्देश्य खाद्य सामग्री को अधिक से अधिक स्वादिष्ट बनाना भी है। विभिन्न खाद्य सामग्रियां कच्ची अवस्था में स्वादिष्ट नहीं होती, वरन उनका स्वाद अरुचिकर ही होता है। इन खाद्य सामग्रियों को यदि पाक क्रिया द्वारा तैयार किया जाता है तो ये स्वादिष्ट बन जाती है। नंबर 3, आकर्षक बनाना। खाद्य सामग्री को पकाने का एक उद्देश्य उसे आकर्षक बनाना भी होता है। पकने पर आहार का स्वाद अच्छा तथा स्वरूप आकर्षक हो जाता है। नंबर 5 है विविधता प्रदान करना। पाक क्रिया का एक उद्देश्य खाद्य सामग्री को विविधता प्रदान करना भी है। पाक क्रिया के माध्यम से एक ही खाद्य सामग्री को भिन्न भिन्न व्यंजनों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 6, कीटाणु रहित भोजन। विभिन्न साग सब्जियों तथा भोज्य पदार्थों पर नाना प्रकार के फफूंद एवं जीवाणु होते हैं। बिना पके भोज्य पदार्थों का सेवन करने से ये कीटाणु शरीर में प्रवेश करके अनेक रोगों की उत्पत्ति का कारण बन सकते हैं। फिर नंबर 6, संरक्षण। खाद्य सामग्री को पकाने का एक उद्देश्य उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखना भी है। कच्ची खाद्य सामग्री शीघ्र ही सड़ने लगती है, परंतु समुचित पाक क्रिया द्वारा तैयार खाद्य सामग्री बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रह सकती है। अब देखिए भोजन पकाते समय ध्यान देने योग्य बातें। भोजन पकाने से जहां अनेक लाभ होते हैं, वहीं दूसरी ओर लापरवाही व असावधानी पूर्वक भोजन पकाने से अनेक हानियां संभव है। अतः भोजन पकाते समय अग्रलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 का देखिए स्वच्छ एवं कीटाणु रहित भोजन। भोजन पकाते समय स्वच्छता का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जा सकता है। गंदे बर्तनों में कीटाणु
उपस्थित रहते हैं, अतः भोज्य सदैव स्वच्छ बर्तनों में पकाया जाना चाहिए। नंबर 2 है, यदि पीतल के बर्तनों में भोजन पकाना है तो वह कलई किए हुए होने चाहिए, अन्यथा भोजन के विषैला होने का भय रहता है। नंबर 3 है, भोजन बनाते समय गृहिणियों के नाखून साफ होने चाहिए, क्योंकि नाखूनों की गंदगी में अनेक कीटाणु होते हैं जो कि अनेक रोगों का कारण बन सकते हैं। नंबर 4 है, खाना पकाते समय गृहिणी को अपने बाल बंधे व कसे हुए रखने चाहिए, जिससे उनके भोजन में गिरने की संभावना न रहे। फिर क्या है, स्वाद एवं पोषक तत्वों की सुरक्षा। भोजन पकाते समय आहार के स्वाद को अच्छा बनाने तथा पोषक तत्वों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, भोजन पकाते समय बर्तन को खुला नहीं रखना चाहिए। खुला रखने से इसमें धूल कीटाणु गिरने की संभावना रहती है। नंबर 2 है, निश्चित अवधि से अधिक देर तक पकाने से स्वाद व पोषक तत्वों के नष्ट होने की संभावना होती है। नंबर 3, भोजन को बार बार गर्म करने से भी उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। नंबर 4, चावल व साग सब्जियों को पकाते समय अधिक पानी नहीं डालना चाहिए। नंबर 5 है, आवश्यकता से अधिक मसालों को उपयोग नहीं करना चाहिए। बहनों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बहनों से इसको शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।